हेलो सर, नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे 11th फिजिक्स भी और 12th फिजिक्स भी। 12th फिजिक्स के अंदर अभी तक अपन ने आवेश क्या होता है, इन चैप्टर फर्स्ट के अंदर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म, कूलाम नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया। और उसके बाद इससे जस्ट पिछला लेक्चर के अंदर अपन ने उसके अच्छे शानदार न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे जो कूलाम नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित थे। और अपन आज करने वाले हैं PYQs, किसमें जो नीट और जेई मेन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करने वाले। जो नीट आपका होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो नीट होता है उसका सिलेबस आपको पता ही है। 11th-12th का PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। इसी नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ना, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। इसी नीट को पहले PMT राजस्थान में के लिए बोलते थे RPMT, ऑल इंडिया लेवल के लिए AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, तीनों का अलग अलग होता था। आजकल उन तीनों को कंबाइन करके एक ही एग्जाम कर दिया नीट। और जेई मेन जो होता है आपका बीटेक कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है, जिसको पहले 2012 तक बोलते थे AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसमें देखो, एक होता है जेई मेन, एक होता है जेई एडवांस। तो देखिए, जो यानी आज पहले क्या था, 2012 तक IIT का फॉर्म अलग फिल करना पड़ता था और AIEEE का फॉर्म अलग फिल करना पड़ता था, जिससे दोनों में आपका मतलब खर्चा, जो फॉर्म की फीस है वो आपको डबल देनी पड़ती थी। लेकिन 2013 से दोनों को फॉर्म एक कर दिया और एग्जाम कर दिए दो, कि जो यानी AIEEE से जेई मेन लगा दिया कि जो जेई मेन क्वालिफाई करेगा वो NIT में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। किसमें? NIT क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसे अपने जयपुर राजस्थान के अंदर MNIT है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। यानी जो जेई मेन क्वालिफाई करेगा वो NIT में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर वो कट ऑफ को क्लियर, जनरली जो भी कट ऑफ उसकी कैटेगरी की उसको क्लियर कर पाता है तो वो NIT में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और जो जेई मेन क्वालिफाई कर लेगा वो फिर आगे जेई एडवांस में बैठ सकता है। किसमें? जेई एडवांस किसके लिए होता है? ये होता है IITs में एडमिशन के लिए होता है। जैसे राजस्थान में एक है IIT जोधपुर, ऐसे IIT बॉम्बे वगैरह बहुत सारी है, ठीक है। जो जेई मेन क्वालिफाई करेगा वो जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल है। और जिसने जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, जो भी कट ऑफ उसकी कैटेगरी, वो IIT में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। IIT अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। NIT नंबर 2, और उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस और भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको इनका सिलेबस क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ जेई मेन का, तो जेई मेन का सिलेबस आपका 11th-12th का PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और नीट के लिए PMT के लिए 11th-12th का PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सिलेबस होता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो नीट और जेई मेन में पहले पूछे गए हैं। तो इसी में मैंने एक सवाल लिख रहा है, देखिए नीट 2019 का सवाल क्या है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अपना काम है सवाल करना, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना तो आपको कंसेप्ट, सवाल, न्यूमेरिकल लगाने ही पड़ेंगे। तो स्टार्ट कर देखिए, सवाल है नीट 2019 में पूछा कि दो बिंदु A और B जिन पर क्रमशः +Q और -Q आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला बल F है। यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाए तो आवेशों के बीच बल हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन है कि F होगा, 9F/16 होगा, 16F/9 होगा, या 4F/3 होगा। तो जैसा सवाल बोला है वैसा सोल्व कीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए क्या बोला है कि दो आवेश, एक आवेश कितना है, यानी ये पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, कुछ दूरी पर रखे हुए, कुछ दूरी मान लीजिए R है, कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी मान लीजिए R है। और A पे कितना आवेश है? +Q, और B पे कितना आवेश है? -Q, और इनके बीच लगने वाला बल क्या है? F है। अब ये दो आवेश है तो आवेशों के मध्य बल कौन सा लगता है? कूलाम बल, यानी विद्युत बल। तो F क्या होगा यहाँ से? F आएगा KQ1Q2 बटे में R², KQ² बटे में R², ठीक है। प्लस माइनस यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ इस फॉर्म कूलाम नियम में जो आवेश का मान हो बिना चिन्ह के रखेंगे। प्लस माइनस आपको बताता है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे आकर्षण होगा। तो ये F का मान अपने को मिल गया केस फर्स्ट की अगर बात करें तो। केस सेकंड में क्या बोला? यदि A का 25%, यानी ये बोल रहा है कि जो A पे कितना Q, यानी Q का
25%, कितना होगा Q का 25%, यानी Q यानी 25/100, चाहो तो 1/4 याद ही कर लो, Q/4, Q का 25% Q/4 कहाँ बोल रहा है, B को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो जो A पे आवेश होगा, अब नया केस सेकंड यानी A पर जो आवेश हो जाएगा, Q में से 25% निकाल दिया तो Q माइनस Q/4 और B को भेज दिया तो B पे आवेश Q भी मान लेते हैं। तो B पे अब आवेश क्या होगा, पहले कितना था -Q था और अब यहाँ से Q/4 इससे इसको भेज दिया तो ये हो जाएगा प्लस का Q/4। अब देखिए यहाँ आवेश कितना हो जाएगा, तो QA का मान हो जाएगा 4Q माइनस Q 3Q/4, क्लियर है, लघुत्तम लेके 3Q/4 और Q भी आ जाएगा कितना, माइनस का 4Q प्लस का Q यानी माइनस का 3Q/4, माइनस का 3Q/4। अब देखिए अब दूरी वही है तो देख के सेकंड में जो आपका फोर्स होगा F डैश बोलता हूँ वो क्या होगा, KQA इंटू में QB बटे में R²। तो देखिए QA का मान कितना है, QA का मान है 3Q/4, क्या है 3Q/4 और QB में कितना आ रहा है 3Q/4। चिन्ह को नहीं देखना, चिन्ह तो बता रहा है प्लस हो गया मीन्स आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण, बटे में क्या आएगा R²। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए F डैश बराबर K 3 × 3 9, यानी आप इसको बोल सकते हो 9/16, 4 चौक 16 KQ² बटे में R² और KQ² बटे R² किसके बराबर है, F के बराबर। तो F डैश आपको मिलेगा 9/16 F, 9/16 F। तो ये हो गया नया बल, किसमें आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9/16 F। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे बिल्कुल आसान सवाल, ये आपका नीट 2019 का सवाल था, एक बार आप ये नोट कीजिएगा। फिर आगे सवाल अपन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। सवाल ये है प्लस Q, स्मॉल q तथा प्लस कैपिटल Q के 3 आवेशों को x एक्स पर मूल बिंदु से क्रमशः दूरी 0, d/2 तथा d पर रखा गया है। यदि x बराबर 0 पर रखे प्लस Q आवेश पर कुल बल 0 है तो स्मॉल q का मान होगा। तो पॉज करो, सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। स्टार्ट करें, तो पॉज करके सोल्व कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, जैसा सवाल बोला है सोल्व कीजिए। सवाल ये बोल रहा है कि x एक्स पर, ये मान लीजिए x एक्स आपका, x एक्स एक कहाँ पे 3 आवेश, x कहाँ मूल बिंदु से, कहाँ से मूल बिंदु से, एक कहाँ रखा हुआ है 0 पे कितना रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है ये 0। फिर कहाँ रखा हुआ है d/2, मान लो d/2 यहाँ पे आध दूरी पे, d/2 पे कितना रखा हुआ है स्मॉल q रखा हुआ है और d पे कितना रखा हुआ है d दूरी, यहाँ से d/2 और ये d दूरी पे आवेश रखा हुआ है कितना कैपिटल Q। बोला है कि यदि x, ये x बराबर 0, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर d/2, x बराबर d है। बोला क्या है, x बराबर 0 पर रखे प्लस Q आवेश पर कुल बल 0 है तो Q का मान क्या होगा। तो देखिए इस आवेश पर ये आवेश भी बल लगा रहा होगा और इस आवेश पर ये भी बल लगा रहा होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच, तो इस पे कुल बल कितना होगा F जो होगा, मान लो ये बल लगा रहा है F1, इसको ये होगा प्रतिकर्षण यहाँ पे F1 और ये बल लगा रहा है मान लो F2, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2। अब F1 का मान कितना होगा, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कैसे निकालते हैं, कूलाम नियम से। क्या होता है KQ1 यहाँ पे कैपिटल Q है, Q2 यहाँ पे स्मॉल q है और नीचे दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक d/2, तो d/2 का वर्ग करोगे प्लस इन दोनों के बीच में बल Q1 भी Q, Q2 भी Q, यानी Q इंटू Q, Q² बटे में दूरी कितनी है d, तो d/2 का वर्ग कर दीजिए। अब साफ बोल रहा है F बराबर क्या है 0 है, तो इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, यानी सीधा कर दो इसको 0 के बराबर कर, चलो इसको 0 के, तो K स्मॉल q और यहाँ क्या आएगा d² बटे में 4 आएगा, जो 4 कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा और प्लस d² बटे में 4। एक मिनट गलती होगी, ये d/2 थोड़ी होगा, तो ये दूरी कितनी होगी, ये तो स्मॉल d होगी ना भाई, यहाँ तक दूरी कितनी d है ना, अरे ये दूरी कितनी होगी, दूरी ये थोड़ी लेनी है, इन दोनों के बीच की कितनी होगी, तो यहाँ पे d² और प्लस यहाँ KQ² बटे में d² बराबर क्या कर दिया 0। तो देखिए ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, तो K कॉमन आ गया और यहाँ से Q कॉमन आ गया, इन दोनों से K कॉमन, यानी इसको सोल्व करके आपको स्मॉल q का मान मिल जाएगा और नीचे से d² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4Q,
यहाँ बचेगा 4q और यहाँ बचेगा प्लस का q बराबर क्या है 0। ये जाएगा किसमें 0 में, तो क्या बनेगा 4q प्लस q बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है अपने से q का मान, तो 4q बराबर क्या हो जाएगा माइनस का q, तो q की वैल्यू क्या आएगी -q/4, -q/4 किस में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था आपका जेईई मेन 2019 का सवाल। तो इसको आप पॉज करके नोट करो और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी व सी पर आवेश की मात्रा समान है तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है, फुल स्टॉप। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले B से कराते हैं और फिर C से संपर्क कराकर उसे हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप। B तथा C के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा, ऑप्शन ए F/4, ऑप्शन बी 3F/4, ऑप्शन सी F/8 एंड ऑप्शन डी इज 3F/8। सवाल पूछा गया था जेईई मेन 2018 और पहले AIEEE 2004, जो आज का जेईई मेन है वो पुराने ज़माने का AIEEE होता था, ठीक है। तो सवाल सोल्व करना अपने को देखिए, सवाल क्या है, समान त्रिज्या के दो गोलाकार चालक हैं और बी और सी है। तो देखिए जैसे सवाल बोलते हुए सोल्व करना है, ऐसा कीजिए पहले आप पॉज करके एक बार सवाल ध्यान से पढ़िए और पहले सोल्व कीजिए और उसके बाद आगे अगर नहीं आता तो आगे देखिए और आता तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आसान सवाल हो, ज़्यादा सवाल नहीं है। तो पॉज करके सोल्व कर लिया, चलो देखते हैं आगे। तो क्या बोला है, दो चालक है बी और सी, तो मान लेते हैं एक चालक बी मान लेते हैं और एक चालक सी मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ दूरी पे रखें तो कुछ दूर, तो दूरी इनके बीच की अपन आर मान लेते हैं और दोनों के ऊपर आवेश क्या है सेम है, समान त्रिज्या के आवेश की मात्रा समान है। तो देखिए इसका आवेश अपन मान लेते हैं Q, इसका भी आवेश मान लेते हैं Q। ये हो गया केस फर्स्ट। तो इस टाइम जो फोर्स होगा वो क्या होगा Q1 Q2 यानी KQ² हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके पास कोई देखिए, अब क्या उतनी त्रिज्या वाले एक अन्य क्या लगने वाला बल F है, उतनी त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले B से, यानी इनके जैसा कोई दूसरा गोला और है उसको अपन ने क्या किया, ये B था, B के पास लाके अपन ने टच करवा दिया, ठीक है। मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये A। तो अपन ने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था कि इनमें देखिए आवेश दोनों में समान रूप से बट जाएगा। देखिए इसके ऊपर Q था, तो अब इसको टच करवाने पर दोनों पे आवेश की मात्रा सेम हो जाएगी, यानी QA और QB बराबर हो जाएंगे। तो इस पे Q था तो अब दोनों में बराबर से बट जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q/2 हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, और फिर C से, पहले B से करवाते हैं, अब B से हटा लिया और इसका जो संपर्क है वो किससे करा रहा है, अब इसका संपर्क इसको B से उठा के C के टच करवा दिया, किसको, इस गोले को। अब देखिए C पे आवेश कितना है Q, ठीक है, पहले से Q था और अब B अनावेशित नहीं है, सॉरी अब A अनावेशित नहीं है, ये यहाँ से कुछ आवेश लेके आया है, तो यहाँ इसके ऊपर जो आवेश है वो Q/2 है। अब फिर से क्या होगा, इन दोनों में जो आवेश है बराबर से बट जाएगा, तो QC बराबर QA बराबर से बांटना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, दोनों का एवरेज निकाल लो, तो क्या आएगा Q प्लस Q/2 बटे में, तो दोनों में बराबर से बांटना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, क्या आएगा देखिए 2Q प्लस Q, तो ये आएगा 3Q/4। अब अपने क्या निकालना है, अब B और C के बीच में नया बल निकालना है, तो ये आपका B गोला और ये आपका C गोला, ठीक है। B और C दूरी वही है कितनी R है, दूरी कितनी है वही R है। अब देखिए अब B पे आवेश कितना है Q/2 है और C पे अब आवेश कितना है 3Q/4 है, तो नया बल क्या आएगा, वो आएगा F' बराबर KQ1, तो K तो कांस्टेंट है, Q1 का मान कितना होगा Q/2 और Q2 का मान कितना होगा 3Q/4 बटे में R²। सोल्व करोगे तो F' आएगा कितना, देखिए 3Q 2 चौक 8, यानी आ जाएगा ऐसा, इसको लिख सकते हैं अपन 3/8 और यहाँ आप KQ² बटे में R² लिख सकते हो। अब देखिए KQ² बटे R² कितना है
वो F के बराबर है। तो आप इसको F डैश जो नया बल अपन ने माना F डैश वो आएगा 3/8 गुणा किसका, पहले वाले बल का। किस में आ रहा है ये, ऑप्शन डी में 3/8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप ये पॉज करके ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे अगला नेक्स्ट सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखिए नीट 2017 का सवाल क्या है। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 4 आज का, कल्पना कीजिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेशों में अल्प अंतर होता है, फुल स्टॉप। इनमें एक -e है और दूसरा e प्लस डेल ई है। यदि एक दूसरे से d दूरी पर, फुल स्टॉप, आगे बोला यदि एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जहां d परमाणु के साइज से बहुत अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो दूरी है वो परमाणु के साइज से बहुत अधिक है। इसका मतलब यह है कि आपको आवेशों को बिंदु आवेश मान लेना है, और बिंदु आवेश मान सकते तो वहाँ अपन कूलाम का नियम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 2 द्रव्यमान के बदले गुरुत्वाकर्षण बल भी लगा सकते हैं बिंदु द्रव्यमान मान के, ठीक है। तो ये इसने बोला कि डी परमाणु के साइज से बहुत अधिक है, क्लियर है। तो आगे बोला स्तर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी नेट शून्य। आगे बोला वैद्युत बल और गुरुत्व बल का परिणामी मीन्स नेट जो बल है वो शून्य है। तो डेल ई मीन्स डिफरेंस इन ई, अंतर, डेल ई की कोटि होगी। देखो कोटि क्या होती है, जैसे आप लिखते हैं a इंटू 10⁻n। तो इस 10⁻n जो n है ये बताता है ऑर्डर को। किसको बताता है, ऑर्डर मतलब इसके क्रम को, कोटि को बताता है। जैसे हम लिखते हैं ना 7.5 इंटू 10⁻4, तो इसका जो ऑर्डर है वो 10⁻4 है, ये ऑर्डर बताता है यहाँ पे। तो अपने को इसकी कोटि निकालनी है। स्टार्ट करें तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश में बहुत ही अल्प अंतर है। अब इलेक्ट्रॉन में -e मान लेते हैं तो प्रोटॉन में थोड़ा सा इससे ज़्यादा, थोड़ा सा e प्लस डेली, लेकिन प्रोटॉन पे आवेश धनावेश होता है। एक दूसरे d दूरी पे रखें। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु की बात करोगे तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो नेट आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश -e और प्रोटॉन का आवेश e प्लस डेल ई। तो कुल आवेश क्या आएगा, यहाँ पे कुल आवेश डेल ई ही आएगा, ठीक है, -e और यहाँ पे e प्लस डेल ई। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, इस निकाय का, विलगित निकाय का डेल ई हो जाएगा। अब देखिए आगे बोला है 2 परमाणु, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक परमाणु ये मान लीजिए और एक परमाणु ये मान लीजिए, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए। एक बार खुद आप पोज के ट्राई कर लेना, बाद में देखना ना, ठीक है। d दूरी पर रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें आवेश कितना है, डेली, इसमें आवेश कितना है, डेली, दोनों के बीच में। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, के कूलाम नियम से k q1 q2 बटे में r²। तो यहाँ पे k q1 का मान कितना है, डेल ई, और q2 का मान भी कितना है, डेल। तो यहाँ पे डेल ई का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे नीचे दूरी d का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो पूछा क्या है, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी शून्य। तो ये हो गया वैद्युत बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो, Gm1 m2 बटे में r²। 11th क्लास में पढ़ रखा है, Gm1 m2 बटे में r²। तो देखिए इन दोनों परमाणुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो मान लेते हैं अपन इस परमाणु का द्रव्यमान मान लीजिए डेल m, तो इसका भी क्या होगा, डेल m होगा। अब ये जो डेल m है ना, क्या होगा, इसका कुल द्रव्यमान, कुल मतलब सभी प्रोटॉनों और सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत नगण्य होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु का सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, उसके नाभिक में। और नाभिक में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका जो अपन कुल द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबरी लेके चलेंगे। न्यूट्रॉन इसमें क्या एक है ना, न्यूट्रॉन इसमें है नहीं, न्यूट्रॉन तो 0 है, 1h1, इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो केवल और केवल प्रोटॉन है। तो केवल और केवल यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान लेके चलेंगे। बात समझ आ रही है भाई, कुल द्रव्यमान क्या होगा, सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान और सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। लेकिन किसी भी परमाणु का जो कुल आवेश, कुल द्रव्यमान है वो सारा का सारा कहाँ होता है, केंद्र में ही होता है। रदरफोर्ड का परमाणु पढ़ रखा है कि सारा का सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, बाकी अधिकांश भाग परमाणु का खाली होता है। अब यहाँ नाभिक में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन तो 0। तो यानी जो द्रव्यमान होगा वो यहाँ पे केवल और केवल प्रोटॉन का द्रव्यमान ही होगा। तो क्या आएगा, Gm1 m2, तो यहाँ पे आएगा डेल m गुणा डेल m, वो बन जाएगा डेल m का स्क्वायर बटे में d²। अब नेट बल 0 है, नेट बल 0 का मतलब है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है।
वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है। सोल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, वैद्युत बल k डेल ई स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण बल क्या आ रहा है, जी तो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, 11वीं क्लास पढ़ रखे ना, तो जी डेल एम स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर, डी से डी कट जाएगा तो यहाँ से डेल ई स्क्वायर आपको मिलेगा कैपिटल जी डेल एम स्क्वायर, डेल एम बचा हो तो एम ले सकते हो, मैंने इसको डेल एम ले लिया, द्रव्यमान में अंतर बटे में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और डेल एम यहाँ पे केवल नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक में कौन है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और यहाँ पे कर दोगे इसका वर्ग कर दोगे, और यहाँ पे के का मान कितना होता है जानते हो, 9 इंटू में 10⁻9 होता है। सोल्व कर लीजिए। अब आपको तो ऑर्डर से मतलब इस 10 की घात से मतलब है, तो अब इसका क्या होगा, सबको छोड़िए। यहाँ क्या आ रहा है 10⁻11 क्योंकि अपने को ऑर्डर से मतलब है, और यहाँ क्या आ रहा है -27 का वर्ग यानी -10⁻54 और प्लस का 9 ऊपर जाके बन जाएगा -9। मैंने इनको क्यों छोड़ा, क्योंकि देखिए अपने को 10 की घात से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। कितना देखिए -11, -24, -65, -9, -74, ठीक है, -74 आएगा। जोड़ लीजिए, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको ऊपर ले जाइए 1, 10⁻9 और आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो डेल ई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 10⁻74, तो डेल ई क्या आएगा, तो डेल ई आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 10 की पावर -74, तो डेल ई की जो कोटि आएगी वो 10 की पावर -37 आपको मिल जाएगी। और ये क्या आवेश है, तो यहाँ पे क्या आएगा कूलाम आएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आ रहा है 10⁻37 कूलाम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये था आपका नीट 2017 का सवाल। इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन अगला सवाल और लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नीट 2016 में पूछा हुआ है और AI-ट्रिपल 2011 में। तो एक बात देखो बच्चों क्लियर है, जेई मेन के क्वेश्चन नीट के पेपर में फिजिक्स के रिपीट होते हैं। यानी अगर आपको नीट क्लियर करना है ना, तो आप जेई मेन के जो भी PY के पिछले 20-25 साल क्वेश्चन लगा लो और नीट के क्वेश्चन लगा लो, आपका फिजिक्स इजीली क्लियर हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। पिछले PY यानी PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लीजिए, जेई मेन के क्वेश्चन नीट के पेपर में रिपीट होते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, पढ़ते हैं। सवाल क्या है, लंबाई L की 2 द्रव्यमानहीन डोरियों द्वारा एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 एक समान आवेशित गोले लटकाए गए हैं, ठीक है। क्या एक लंबाई L की 2 द्रव्यमानहीन डोरी है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे कोई देखिए इसका सॉल्यूशन ऑप्शन और गिवन। एक बार क्या करो, आप पॉज करके एक बार सवाल पढ़ लीजिए और फिर पॉज करके इसको आप खुद सोल्व करना और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ, चलो सवाल पढ़ लेता हूँ। लंबाई L की 2 द्रव्यमानहीन डोरियों द्वारा एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 एक समान आवेशित गोले लटकाए गए हैं, जो कि प्रारंभ में दूरी D और बोला है D का मान L की तुलना में बहुत, यानी D इज लेस देन L की दोनों के बीच की दूरी वो क्या है, दूरी है वो L, लंबाई इन धागों की लंबाई या डोरियों की लंबाई की तुलना में बहुत कम है, पर अपने अन्योन्य विकर्षण के कारण। अब देखिए दोनों समान आवेशित है, तो दोनों के बीच बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। फिर आगे बोला दोनों गोलों से आवेश एक स्थिर दर से लीक होना प्रारंभ कर देंगे। इनसे आवेश लीक हो रहा है, बाहर निकल रहा है, क्षरण हो रहा है, आवेश लीक होना प्रारंभ करता है। इसके परिणाम स्वरूप आवेश एक दूसरे की ओर v वेग से गति करना प्रारंभ करते हैं, तब दोनों के बीच की दूरी x के फलन के रूप में है। तो ये सवाल है, ऑप्शन गिवन आपको v समानुपाती x की पावर 1/2, x की पावर -1/2, v समानुपाती x की घात -1, v समानुपाती x की घात 1/2 और v समानुपाती x। तो एक बार पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो कर लिया पॉज। अब देखिए इधर शुरू में क्या बोला है कि लंबाई L की 2 द्रव्यमानहीन डोरियां एक उभयनिष्ठ बिंदु से, ऐसा कुछ बोला है, ये कोई उभयनिष्ठ बिंदु अपन मान लेते हैं, और यहाँ से 2 द्रव्यमानहीन डोरियां, उनका द्रव्यमान नगण्य मान सकते हैं, लंबाई L है और यहाँ पे 2 आवेश बंधे हुए हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल ऐसे स्थिर है और इनके बीच दूरी क्या है D है, ऐसा अपन
ऐसा उन्होंने दे रखा है। अब आगे क्या बोला है, अब केस सेकंड, जब इनसे आवेश लीक होता है तो ये एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और वेग है v, वेग है v, तो इनके बीच की दूरी, एक बार डायग्राम थोड़ा सा सही बना दो, इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है उन्होंने, x है। एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं, ये आवेश, ये दोनों समान आवेशित है तो इसका आवेश q मान लेते हैं, इसका भी आवेश क्या रहेगा, q ही रहेगा। अब देखिए डोरी है, क्या ये डोरी, आपने इससे आवेश लटका रखा है तो आवेश से तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसमें अपन तनाव को T मान लेते हैं। यहाँ पे तनाव ऊपर होता है और यहाँ तनाव से नीचे होगा। और ये दूरी अपन कितनी, ये दूरी अपन मान लेते हैं x है, कितनी है, x। देखिए अब, और ये जो कोण है, ये मैं इसको ऐसे लंब डाल के इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, थीटा। अब देखिए ये d यानी जो x होगा ना, वो x भी l की तुलना में बहुत बहुत कम है, इसका मतलब ये वाला कोण बहुत छोटा होगा। भाई दूरी कम है, अब ये तो और पास में आ रहा है, x तो d से भी कम होगा, तो ये जो आपका कोण है बहुत छोटा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आवेश है, क्या है, आवेश है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो नीचे इसकी ओर, नीचे इसके बल लग रहा होगा भार, जिसको अपन क्या बोलेंगे, mg, या नीचे की ओर इससे क्या लग रहा होगा, mg बल लग रहा होगा। ये तनाव T है, ये कोण थीटा है, तो देखिए इसको हम रिजोल्व करेंगे ऐसे, तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा। अब इस तनाव का इधर घटक क्या आएगा, ये आएगा T कोस थीटा, और T का इधर घटक आएगा T साइन थीटा। यानी अपन इस आवेश Q पर लगने वाले कुल बल देख रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो। अब देखिए, अब ये दोनों आवेश है तो इनके बीच में विद्युत बल भी लग रहा होगा, तो अभी दोनों समान प्रकृति के हैं तो इनके विद्युत बल ऐसे पड़ती के ये लग रहा होगा विद्युत बल, और इस ऐप का मान होगा कितना होगा, k q1 q2 बटे में r स्क्वायर। तो q को मैंने q मान लिया, दोनों समान आवेशित है तो q q, और दूरी को x स्क्वायर अपन ने मान लिया। अब देखिए, तो मान लें किस टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे ये बैलेंस है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, संतुलन में किसी इंस्टेंट पे, तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए t साइन थीटा बराबर होगा f, और f बराबर क्या है, k q स्क्वायर बटे में x स्क्वायर, और जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, तो क्या आएगा यहाँ से, t कोस थीटा बराबर mg आएगा। ठीक है यहाँ तक। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अगर समीकरण 1 में आप 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा t साइन अपॉन t कोस, यानी टेन थीटा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg, तो x जाएगा नीचे, x स्क्वायर बटे में mg। ठीक है यहाँ तक। पहले पढ़ रहा है किसी इंस्टेंट पे किसी क्षण इस आवेश पे नेट बल देखा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इधर उतना नीचे इधर। ठीक है यहाँ तक। तो ये आ गया। अब देखिए टेन होता है लंब बटे में आधार, तो थीटा ये रहा, तो लंब बटे आधार, अपने पास आधार नहीं है, अपने पास कर्ण है। तो यहाँ देखिए जो x है वो l की तुलना में बहुत बहुत कम है, तो इस कोण को अपन टेन थीटा की जगह, यानी थीटा यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो ये कोण है वो बहुत छोटा होगा, और जब कोण बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को, दिस इम्प्लाइज आप टेन थीटा को लगभग साइन थीटा लिख सकते हो, और ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ये x है, ये सेंटर है, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, ये x/2 आपकी आएगी। तो यहाँ से मिलेगा टेन की जगह साइन थीटा, साइन होगा लंब बटे में कर्ण, तो x/2 बटे में l, लंब बटे में कर्ण, यहाँ बनेगा 90 डिग्री, तो ऐसे। ठीक है, लंब बटे में कर्ण, तो लंब होगा x/2, तो यहाँ टेन की जगह 2 जाएगा नीचे, यानी x/2l बराबर आप बोल सकते हो k q स्क्वायर x स्क्वायर mg। ठीक है। अब आगे बोला आवेश लीक होना, स्थिर दर से आवेश लीक होना, स्थिर दर यानी आवेश के लीक होने की दर, यानी एक तरह से आवेश बटे में समय की बात कर रहा है, और यहाँ अपने को वेग भी लाना है, v भी लाना है। अब इस फॉर्म में कहीं भी v नहीं आ रहा, तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं अपन। यहाँ देखिए सब नियतांक, L नियतांक है, द्रव्यमान, भाई ये जो आवेश है द्रव्यमान नियतांक होगा, G नियतांक है, K नियतांक है। अब दूरी चेंज हो रही है, दूरी क्या हो रही है, चेंज, भाई पास में आ रहे से पास में आ रहे, पास में दूरी चेंज हो रही है, और आवेश भी लीक हो रहा है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा x क्यूब। बाकी सारे नियतांक है, इस सारे नियतांकों में थोड़ी देर के लिए k डैश मानता हूँ, c मानता हूँ, क्या मानता हूँ, c मान लेता हूँ, और यहाँ पे q स्क्वायर। मेरे को इन सबसे मतलब नहीं है, अपने को तो v और x में रिलेशन चाहिए, वेग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हो, देखिए यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो x क्यूब समानुपाती है q स्क्वायर, x क्यूब समानुपाती है q स्क्वायर, कोई डाउट इसमें नहीं है। अपने को वेग चाहिए, क्या चाहिए, वेग।
तो यहाँ अपन देखिए इस q को ऐसा लिख दे, इस q को कर लेते अकेला, तो ये x की पावर है, यूँ बोल दीजिए क्यू स्क्वायर समानुपाती x क्यूब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो q समानुपाती आप बोल सकते हो x की पावर 3/2। देखो सवाल अच्छा है, थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। ये सारे नियतांक थे, इनको आप उल्टा सीधा करोगे भाई, गुणा भाग करोगे, नियतांक आएगा, उसको मैं c मान लिया, कांस्टेंट मान लिया है। तो कांस्टेंट का भेज दिया, समानुपाती में भेज दिया। भाई आप क्या करते हो, जब समानुपाती चढ़ाते हो तो एक बराबर का चिन्ह नियतांक आता है, तो इसको अपने समानुपाती में भेज दिया। अब देखिए आवेश की दर, लीक होने की दर, तो यहाँ आप कर दो लीक होने की दर, यानी दोनों तरफ t के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। तो क्या dq/dt, इधर समानुपाती, ठीक है। x की घात n का अवकलन क्या होगा, घात आगे घात में से एक कम करो, 3/2 - 1, और x का क्या होगा भाई, t के सापेक्ष करो ना, तो x का अवकलन होगा dx/dt, dx/dt, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे, तो आपको मिल गया dq/dt समानुपाती, यहाँ पे 3/2, x की पावर 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और dx/dt, dx/dt यानी दूरी बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है, इसको आप वेग बोल सकते हो। फिर से देखिए ये dq/dt, यहाँ x/2 है यहाँ पे, तो ठीक है, dq/dt भी एक नियतांक है भाई, लीक होने की दर एक कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से आप सारे नियतांक तो देखिए आप बोल सकते हो v, और इस x की पावर 1/2 को ले आओगे इधर, तो v समानुपाती x की पावर -1/2 आएगा, प्लस का 1/2, इधर आके माइनस का हाफ बन जाएगा। थोड़ा समझने की इसको जरूरत पड़ेगी, ये सारे नियतांक, तो उसको सारे नियतांक को छोड़ दिया अपन ने। फिर से अपने को तो v और x में रिलेशन चाहिए था, तो v समानुपाती x की पावर -1/2 आपका होगा आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। बोलो क्लियर है। तो आप इसको एक बार फिर से देखना, ये सारे नियतांक थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे, थोड़ा हो आपको दिक्कत आई हो यहाँ पे, लेकिन सच्चाई यही, कंसेप्ट नियतांक समानुपाती इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नीट का एग्जाम देना है तो ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। भाई देखो ये कौन छोटा होता है, तो 10 को साइन बोल सकते हैं, यानी आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो आप इसको एक बार फिर से देखिए और दोबारा एक बार सॉल्व करने की कोशिश और कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। चलिएगा, तो इसको आप पॉज करके नोट करो, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था आपका 8 2010, 8 यानी जेईई मेन 2010 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए सवाल अच्छा है। सवाल क्या है, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोमा जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के दरों में लटकाया जाता है तो कोण वहीं रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव का परावर्तांक होगा, तब द्रव का परावर्तांक होगा। तो ये इसकी ट्रिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको भी समझा दूंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक से भी करवा देंगे पहले, और इसका शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, कहाँ से आई, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हाँ, आपने कूलाम नियम पढ़ रखा है ढंग से तरह से। कूलाम नियम निर्वात में और कूलाम नियम माध्यम में। और परावर्तन क्या होता है कि किसी माध्यम में बल दो आवेशों के मध्य निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाएगा उसे उस माध्यम का परावर्तांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। आराम से पिछले लेक्चर पूरे देख के फिर आया करो सवालों के ऊपर। जितने आपने, आई होप आपने जो मैंने लेक्चर अपलोड किए सारे देख लिए होंगे, या फिर आप कहीं से आता हुआ आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल ये सोल्व करें। तो देखिए इसकी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक होती है, ये होता है इसका फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है रो एस बटे में रो एस माइनस रो एल। रो एस क्या होता है, एस फॉर सॉलिड, ठोस का घनत्व, जो आपने ठोस लटकाया उसका घनत्व, और एल मतलब लिक्विड, जो द्रव है, जिस द्रव में आपने गोले को लटकाया उस गोले का, उस द्रव का घनत्व। देखिए रो एस का मान, ठोस का घनत्व याद रखा 1.6 और द्रव का घनत्व 0.8। जब सोल्व करोगे आप इसको तो 1.6 अपॉन 0.8 यानी 16/8 कितना का आंसर। तो ये तो होती है शॉर्ट ट्रिक, आप लिख लीजिए। अब ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, कहाँ से आती है, तो मैं आपको वो भी शॉर्ट पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये तो क्लियर हो गया ना, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, जिसमें भी आपका ऑप्शन है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ये शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से, अपन उसको पूरा सोल्व करते हैं, डिटेल से पूरा समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, तो ये तो नोट कर लो। अब इसको अपन पूरा सोल्व करते हैं। चलिए
क्या जैसा इसने बोला वैसा करो। दो एक समान आवेशित गोले दोनों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है और डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ पे अपन मान लेते हैं यहाँ से दो डोरी है, डोरियों को यहाँ पे बांध रखा है, इससे एक गोला इधर लटका रखा है, एक गोला इधर लटका रखा है। क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, ये देखो पहले ऐसे लटकाया होगा, दोनों के ऊपर समान आवेश से दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए होंगे और यहाँ जाके रुक गए होंगे। आ रही बात समझ में? तो मान लेते हैं इस गोले का आवेश Q मान लेते हैं, इसका भी आवेश Q होगा, दोनों समान है तो इसका द्रव्यमान M मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान भी M ही होगा, इसका द्रव्यमान भी M ही होगा। अगर ये ठीक है, और ये लंबाई कितनी है L है, ये लंबाई कितनी है L है, और डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती है और इनके बीच की जो दूरी है इसको अपन थोड़ी देर के लिए R मान लेते हैं। कोई डाउट इसमें? R मान लेते हैं। अब देखिए इस गोले का कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, और ये रस्सी से लटक रखा है, इस रस्सी से लटक रहा है, रस्सी बोला ना, क्या बोला, लंबाई की डोरी, तो डोरी से लटक रखा है, तो यहाँ रस्सी खींच रही होगी, रस्सी खींच रही होगी तो रस्सी में क्या आ रहा होगा, तनाव आ रहा होगा, उस तनाव को अपन यहाँ T मान लेते हैं। अब देखिए नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, इसका भार बल, भार क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और देखिए तनाव है, ये कोण अपन यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, इसका लंब, इसका मतलब समद्विभाजन कर लेते हैं, ये पूरा 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब इस तनाव के करते हैं घटक, देखिए ये अपन लाइन इसके समांतर खींचते हैं तो ये कोण भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब तनाव के घटक करो तो थीटा के साथ क्या आएगा, कोस, तो T कोस 15 डिग्री, और इधर थीटा के लंबवत क्या आएगा, T साइन 15 डिग्री। यानी अपन किसी एक आवेश पर नेट बल देख रहे हैं, इसके ऊपर देख लो चाहे इसके ऊपर देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों आवेश है तो इन दोनों आवेशों के मध्य वैद्युत बल भी लग रहा होगा, इन दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो जो वैद्युत बल है वो इधर लग रहा होगा F, और इस F का मान क्या है, F का मान होगा दोनों आवेशों के मध्य K Q1 Q2 बटे में R²। दोनों समान आवेशित है तो Q रहेगा, तो K Q1 Q2 Q गुणा Q² बन जाएगा, तो K² बटे में R²। अब देख किसी टाइम में अगर संतुलन में है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखिए T साइन 15, अगर ये बैलेंस है तो T साइन 15 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, F के बराबर, और F क्या है यहाँ पे, K Q² बटे में R²। लेकिन यहाँ अपने को परावर्तांक निकालना है तो K की जगह लिखना पड़ेगा कितना, T साइन 15, K की जगह लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q² बटे में R²। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। इसी प्रकार देखिए नीचे mg ऊपर T कोस 15, तो T कोस 15 बराबर किसके आएगा, mg के बराबर आएगा। अब आप क्या करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो क्या होगा, इसमें इसका भाग दोगे तो T से T कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो बन जाएगा टेन 15 डिग्री बराबर इसका भाग इसमें, तो ये बनेगा क्या बनेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे R² इंटू में mg बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा ना, ये mg भाग में होगा तो ये गुणा में चल जाएगा ना नीचे वाला सारा, तो ये इंटू में mg आ जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग अपन ने दे दिया। समीकरण नंबर आप इसको 3, थोड़ी देर के इसको समीकरण नंबर 3 आप इसको बोल दीजिए। ये तो कब था, जब ये बाहर था, ठीक है, लटकाया गया, 30 डिग्री कोण बनाती है। जब फिर इसके बाद क्या किया, जब इसको, इस व्यवस्था को उठा के किसी लिक्विड में डुबो दिया, किसी पानी, मान लो किसी टैंक में डुबो दिया, ऐसे इसको उठाया यहाँ से और किसी टैंक में से डुबो दिया, तो क्या होता है, तो देखिए कोण वही रहता है। ये केस फर्स्ट, केस सेकंड की बात करूँ मैं, केस सेकंड यही है कि इसको उठा के किसी, मान लो डोरिया यही है, डोरिया यही, मतलब सब कुछ व्यवस्था ऐसी की ऐसी, इसको उठा के किसी द्रव के अंदर डुबो दिया है। गोला वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसको किसी द्रव के अंदर, ऐसे द्रव में डुबो दिया है, और उस द्रव का आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, उस द्रव का घनत्व दे रखा है, ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे लिक्विड का घनत्व दिया हुआ, बाद में लिख देंगे अपन, क्लियर है। अब देखिए जब आप सोचिए, मान लो आपका फुटबॉल है, एग्जाम्पल फुटबॉल है, आपने धागे से बांध रखा है और उसको पानी के टैंक में डालिए, क्या होगा, वो ऐसे हवा में ऐसे रस्सी खींच रही है, लेकिन जैसे ही पानी के टैंक में डालोगे तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, यानी उसमें तनाव चल जाएगा। यानी ढीली पड़ रही है मतलब उस पानी ने भी, मैं लिक्विड को, द्रव को पानी बोल रहा हूँ, उस पानी ने भी ऊपर की ओर बल लगाया होगा, इसे क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। ऐसा यहाँ भी होने वाला है। तो देखिए क्या होगा, अब तनाव, रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो तनाव T तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, T डैश मान लेते हैं।
टी डेज मान लेते हैं और कोण वही है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। वही काम, द्रव्यमान चेंज होगा नहीं, नीचे mg लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात, नीचे mg तो लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऊपर क्या आएगा, ये कोण कितना बनेगा 15 डिग्री भाई, एकांतर कोण है ना, ये समझ दो ना, एकांतर कोण मैंने बोला नहीं था, ये एकांतर कोण होते हैं 15 डिग्री। ये कितना आएगा, ये टी डेज तो है और ये कोण 15 डिग्री होगा, तो टी डेज का इधर घटक थीटा के साथ क्या आता है कोस, तो टी डेज कोस 15 डिग्री, और टी का इधर घटक क्या आएगा, इसके लंबवत इधर क्या आएगा टी डेज साइन 15, और इनके बीच में बल भी लगा रहा होगा, दोनों आवेश से, इसका आवेश क्यू, इसका आवेश क्यू, आवेश चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान इसका भी क्या मान लेते हैं अपन एम मान लेते हैं, इसका क्यू और एम अपन ने मान रखा है। तो इनके बीच में भाई आवेश वही है, तो बल क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्रतिकर्षण बल अपन एफ मान लेते हैं, ठीक है, एफ मान लेते हैं। अगर ये संतुलन में है तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो, और जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर होना चाहिए। तो पहली बात अपन करते हैं टी डेज साइन 15 बराबर होगा एफ के, और यहाँ पे एफ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोट मत लिखना, ये निर्वात नहीं है, ये माध्यम है, और माध्यम में क्या यूज करते हैं, माध्यम का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, जिसको अपन एप्सिलॉन बोलते हैं। और एप्सिलॉन बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इनटू में एप्सिलॉन आर के, और इस एप्सिलॉन आर को ही बोलते हैं उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावृत्ता, इसको बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए टी डेज साइन 15 आपको मिल जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, दूरी वही है क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, दूरी वही रहेगी क्योंकि कोण वही है, तो दूरी चेंज, ये दूरी चेंज नहीं होगी क्योंकि कोण वही है, कोण जितना था पहले उतना ही अब भी 30 डिग्री है, ये पूरा, तो दूरी चेंज, दूरी आर ही रहेगी, ठीक है। इसको आप चाहो समीकरण नंबर 4 बोल दो। अब देखिए नीचे लग रहा है mg, ऊपर देखिए एक तनाव आ गया, लेकिन ये द्रव भी तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा जिससे रस्सी ढीली पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं यू, फोर्स ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। आपने 11वीं क्लास में तरल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आप देख लीजिए फुटबॉल को पानी में डुबो, पानी उसको ऊपर को धकेलेगा, उसे बोलते हैं उत्प्लावन बल, और उस बल का जो फॉर्मूला होता है वी रो जी, क्या होता है वी रो जी, अभी बताते हैं। इतना क्लियर है, आगे देखिए। तो देखिए ऊपर बल कितना लग रहा है नेट u प्लस u को बोलते हैं उत्प्लावन बल, टी डेज कोस 15 डिग्री बराबर mg, तो यहाँ से आप टी डेज कोस 15 डिग्री बराबर mg माइनस यू बोल सकते हो, और u को बोलते हैं उत्प्लावन बल, इसका फॉर्मूला होता है वी रो जी। अब v क्या होता है, v होता है इस ठोस, भाई जैसे आप फुटबॉल को टैंक में डुबोगे, तो फुटबॉल मान लो पानी के टैंक में डुबो रहे हो, तो फुटबॉल पानी को हटा रही है, यानी ठोस द्वारा द्रव का हटाया गया आयतन। और रो क्या है, रो घनत्व, जिस द्रव में आप उसको डुबोया उसका घनत्व, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, उस द्रव का घनत्व। अब देखिए इसको आप वीएस ही ले सकते हो, क्योंकि द्रव का उतना ही भाग हटेगा जितना उस सॉलिड का ठोस का भाग है, तो आप इस जगह वीएस, जो आपने ठोस डुबोया है, जो आपने गेंद फुटबॉल डुबोई है, उसी का आप आयतन यहाँ पे मान सकते हो, वी रो जी। यहाँ पे वी यहाँ पे क्या आयतन है, वी यहाँ पे आयतन है, रो यहाँ पे क्या है घनत्व, और जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ रखोगे आपको तो मिलेगा, देखिए बाद में रख लेंगे अपन, इसको हम बाद में रख लेंगे, अभी इसको इतना सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा समीकरण 4, इसको आप समीकरण नंबर 5 बोल दीजिए। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दो, क्या मिलेगा, वही tan 15 डिग्री बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा ये क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, इनटू में आएगा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, बटे में mg माइनस यू, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा mg माइनस यू, यू का मान सबसे लास्ट में रख देंगे। इसको आप समीकरण नंबर चाहो तो 6 बोल दीजिए, ठीक है 6 बोल दीजिए। इतना बड़ा वहाँ करना नहीं होता है, ये आपका पहले किया होगा तो ये आपका सवाल हो पाता, नहीं तो इतना टाइम खराब कौन करता, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, शॉर्ट ट्रिक जो निकल के आने वाली थी। आ रही बात समझ में, चलिए यहाँ अब देखिए समीकरण 3 और 6 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 3 का लेफ्ट की तरह tan 15, समीकरण 6 का भी लेफ्ट की तरह tan 15 ही है, तो इन दोनों का बराबर कर लीजिए। तो देखिए समीकरण 3 व
समीकरण 6 से आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, ये दोनों बराबर कर दो तो क्या मिलेगा, देखिए भाई दोनों tan 15, ये भी tan 15 के बराबर, ये भी tan 15 के बराबर है, तो क्या आएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू में mg बराबर ये करना आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू में mg माइनस यू पूरा, यू को बोलते हैं उत्प्लावन बल, फॉर्मूला होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल जो द्रव ने ऊपर की ओर ठोस के ऊपर लगाया, उत्प्लावन बल इसको बोला जाता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब ध्यान से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बच क्या रहा अपने पास, बच रहा अपने पास क्या बच रहा देखिए, तो बच रहा अपने पास 1 क्या बच रहा है यहाँ से, इधर तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ mg बचेगा, और इधर बचेगा 1 एप्सिलॉन आर इंटू में mg माइनस यू बचेगा। तो अपन बोल सकते हैं mg बराबर एप्सिलॉन आर इंटू में mg माइनस यू बोला, ये बचेगा ना, कोई गलती नहीं हो जाए, एप्सिलॉन नोट सब कुछ कट गया, एप्सिलॉन आर mg माइनस यू ही बचेगा। ओके, अब देखिए m द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान क्या होता है, देखिए घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, तो आप द्रव्यमान की जगह घनत्व इंटू में आयतन बोल सकते हो। अब ये m द्रव्यमान किसका है, इस गोले का है, तो गोले के लिए अपन यूज करते हैं s फॉर स्फीयर बोल दो, स्फीयर गोला, या s फॉर सॉलिड बोल दीजिए, तो आप इस m की जगह लिख सकते हो रो एस यानी गोले का घनत्व, वी एस गोले का आयतन इंटू में जी बराबर क्या है एप्सिलॉन आर, और m की जगह m द्रव्यमान किसका है, गोले का, तो गोले का घनत्व मान लीजिए रो एस, गोले का आयतन मान लीजिए वी एस इंटू में जी, और u को बोलोगे वी रो जी, तो वी एस यहाँ पे घनत्व लिक्विड का इंटू में g आएगा। अब देखिए यहाँ से g कॉमन आके कट जाएगा, वी एस भी कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, वी एस कट गया और क्या कट गया, जी कट गया, तो रो एस बराबर क्या बच रहा है, बच रहा है बराबर एप्सिलॉन आर इंटू में रो एस माइनस रो एल बचेगा, बोलो बच रहा ना, जी कॉमन आगे कट जाएगा इधर से, वी एस कॉमन आगे कट जाएगा इधर से, तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है रो एस बटे में रो एस माइनस का रो एल, ये तुमने शुरू में आपको बताया था, ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, ऐसे समझाने में टाइम लगा वो बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए कॉम्पिटिशन में सवाल आता है वो पहले आपका किया हुआ होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और नीट में मैं बोल रहा हूँ आप जितने PYQs करोगे, जितना रट्टा मारोगे ना उतना ही फायदा मिलेगा, जितना रट्टा मारोगे ना उतना ही फायदा मिलेगा नीट के अंदर, तो ठीक है, आ रही बात समझ, PYQs पूरे कर लीजिए पहले वाले। अब सोल्व कर लो, यहाँ पे ये पहले पड़ गया ना, ये वाला क्लियर है, वी रो जी उत्प्लावन बल, वी एस ठोस द्वारा द्रव का हटाया गया आयतन, तो ठोस द्रव का उतना ही आयतन हटाया जितना उसका खुद का है, जितना उसका, मान लो गेंद डाली तो गेंद उतना ही पानी हटाएगी टैंक में से जितना गेंद का खुद का वॉल्यूम है, खुद का आयतन है। अब मान रख दो, तो एप्सिलॉन रो एस यहाँ पे क्या है, रो एस ठोस का मतलब रो एस कितना है यहाँ पे, रो एस यहाँ पे गिवन आपको 1.6, और रो एल, रो मतलब घनत्व लिक्विड द्रव का घनत्व गिवन 0.8 रखोगे, सोल्व करोगे आपका आंसर 1.6 अपॉन 1.6 माइनस का 0.8, सोल्व करने यू विल बी गेट 2, और इसका परावर्तनांक कोई मात्रक होता नहीं है। यहाँ पे बात समझ आ गई, ये माध्यम बल लिखने का तरीका होता है, ठीक है, तो आई होप आप सब कुछ पढ़ के आए होंगे यहाँ पे, हाँ नहीं भाई फॉर्मूले तो आने चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है कि फॉर्मूला याद नहीं क्या न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करते, ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूले वगैरह बेसिक फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, और ये आज के बाद ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए ऐसे सवालों के लिए, ये फॉर्मूला भी वी रो जी उत्प्लावन बल का होता है, तो आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर अपन अगला सवाल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE PMT 2010, जो आज नीट होता है वो पहले AIPMT इंडिया लेवल पे, RPMT स्टेट लेवल पे, और AIMS तीनों के अलग अलग एग्जाम होते थे, तब उस टाइम का ये सवाल है, आज सबके लिए कॉमन होता है नीट, तो सवाल PMT का ही सवाल देखो क्या है, सवाल आसान, बिल्कुल आसान सवाल है, क्या बोला है, दो धनात्मक आयनों में प्रत्येक का आवेश Q है, तो धनात्मक आयन धनावेश है, आयनों में प्रत्येक आवेश Q तथा परस्पर d दूरी पर स्थित है। फिर आगे बोला प्रत्येक आयन पर हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए आपको भी बताना है, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यदि आयनों के मध्य
प्रतिकर्षण बल F की रिया से, और दोनों धनावेश है, समान प्रकार के आवेश है, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, F है। तो आपको हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई कितने इलेक्ट्रॉन हटाए उन्हीं की संख्या को बतानी है। ऑप्शन गिवन आपको, ऑप्शन ए गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बटे ई स्क्वायर, और ई यहाँ पे है इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है सवाल के अंदर। एंड सी गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ई स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी आपको गिवन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बटे में ई स्क्वायर। तो एक बार पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर आगे सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए कर लिया आपने, तो आगे देखिए नेक्स्ट। तो देखिए क्या करना है, दो धनात्मक आयन है, प्रत्येक पर आवेश QL, और देखिए मान लो दो आवेश ऐसे Q और Q, और इनके बीच दूरी कितनी है D है, और इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल आपको दे रखा है F। तो F का मान क्या होगा यहाँ से, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बटे में D स्क्वायर। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं भी K नहीं है, आंसर एप्सिलॉन नॉट के रूप में। तो आप जानते हो K की जगह क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आएगा, और वो भी लिखते हैं एक बार रुकिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ चलो लिख लेते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ से Q स्क्वायर बटे में D स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन जानते हैं Q बराबर Ne आवेश का क्वांटीकरण से, ठीक है। तो यहाँ अपने को N निकालना है, तो इसके लिए N होगा Q बटे में E, तो यहाँ से आप इससे Q का मान निकाल लो पहले। तो Q आएगा यहाँ से, Q देखिए यहाँ से इसको तो गुणा करोगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, ये है ना। Q यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Q की वैल्यू ये मिलेगी, Q का मान क्या आएगा, यहाँ से इधर गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। Q स्क्वायर आपको मिलेगा, देखिए Q स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इंटू में F, तो यहाँ से Q का मान आपको मिल जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, ठीक है, वर्गमूल के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब जानते हो Q बराबर NE, तो यहाँ से N बराबर Q बटे में E, Q का मान कितना है, तो Q का मान है 4 रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बटे में E, और E के भी वर्गमूल लगाना है, तो आप इसको बोल दीजिए वर्गमूल के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और E को वर्ग करके वर्गमूल के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो रूट E स्क्वायर अब भी E के बराबर है, आपने E को वर्गमूल के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो ओके प्यारे, ये था आपका प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बटे में E स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल आसान सवाल, तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे और अच्छे सवाल लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई मेन 2009, जिसको अपन पहले AIEEE बोलते हैं। सवाल क्या, देखिए सवाल है, एक वर्ग के विपरीत कोणों में प्रत्येक पर एक आवेश कैपिटल Q रखा है, फुल स्टॉप। फिर इसके दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखा है। यदि कैपिटल Q पर परिणामी विद्युत बल शून्य है, तब कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान क्या होगा। ऑप्शन गिवन है -2√2, -1, 1 एंड -1/√2। तो पॉज करके सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्यूशन देखिए। तो कर लिया पॉज करके सॉल्व, चलिए सॉल्व करें। देखिए तो जैसा ही बोल रहा है सवाल वैसा ही कर दीजिए, सवाल बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला, एक वर्ग है, तो एक वर्ग बना लो, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी कुछ दी नहीं, तो वर्ग की भुजाएं चारों बराबर होती है, तो दूरी आप a मान लीजिए, ये a मान लीजिए, a मान लीजिए, a मान लीजिए, ये a मान लीजिए। अब देखिए बोला है विपरीत कोणों में प्रत्येक पर एक आवेश q, तो देखिए यहाँ कैपिटल Q मान लो, यहाँ भी कैपिटल Q ही होगा। विपरीत कोणों पे, विपरीत अपोजिट, यहाँ कैपिटल Q, यहाँ कैपिटल Q। फिर देखिए इसके दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q, यानी यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल q रखा है। अब बोला है कैपिटल Q पर परिणामी विद्युत बल शून्य है, तब Q बटे Q का मान बताओ। तो देखिए आप क्या करो, इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लो, किसी या तो इसके ऊपर निकाल लो या इसके ऊपर निकाल लो, किसी के एक पे 0 कर दो। तो देखिए इस आवेश पे बल कौन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। तो देखिए ये दोनों समान प्रकृति के, यहाँ क्या होगा प्रतिकर्षण। तो मैं इस बल को F1 मान लेता हूँ, और F1 का मान क्या होगा, K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये वाला इसके ऊपर, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। F2 का मान क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए स्क्वायर। और ये भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, तो अपनी दूरी चाहिए होगी, तो दूरी मैंने आपको रटवा दी थी पहले वाले लेक्चर में, √2a आती है, √2a आती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ऐसे सब बहुत सारे सवाल, इससे अच्छे सवाल अपन ने किए थे, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर जो लगभग 2-1 घंटे का था उसमें अपन, ठीक है। तो 2 घंटे 5-10 मिनट का था, 5-7 मिनट का था जो भी था, ठीक है। √2a, तो देखिए ये जो बल लगा रहा है इसको मैं F3 मान लेता हूँ, ये F3 आएगा। और F3 का मान कितना होगा, के क्यू स्क्वायर, देखो Q इंटू क्यू इन दोनों के मध्य, तो के क्यू स्क्वायर बटे में √2a का वर्ग करोगे, √2a का जब वर्ग करोगे तो बनेगा कितना, 2a स्क्वायर आएगा। अब आप क्या करो, पहले इन दोनों का परिणाम निकालो, इनका और इन दोनों का। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, F1 बराबर क्या है, F2, दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए F मान लूँ, और इस F का मान वैसे किसके बराबर है, इसका F का मान है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों बल एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो अभी मैं यहाँ ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा। फिर भी मैं अभी बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब दोनों बल देखिए परिणाम में बराबर हो और दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री हो, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा, इसको मैं एफ डैश बोलूँगा, वो एफ डैश आएगा √2 इंटू में एफ आएगा। कैसे आता है, जब या तो सदिश का उस फॉर्मूला लगा दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा वर्गमूल के अंदर, उससे सोल्व कर लो या सीधा याद करो। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो वहाँ तो जितना याद होगा उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि सवाल मतलब सोल्व करने का टाइम बच जाएगा। तो √2 इंटू में एफ आएगा। भाई जब दो सदिश परिणाम में बराबर हो और एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो उनका परिणामी किसी एक सदिश का √2 गुना होता है। तो ये जो इन दोनों का परिणामी होगा F1 और F2 का परिणामी, उसको मैं एफ डैश बोल रहा हूँ, और वो एफ डैश जाएगा इधर से। क्यों, क्योंकि दोनों जब परिणाम में बराबर है तो इनका परिणाम बिल्कुल बीच से निकलेगा, यानी ये कौन 45, देखो ये तो 45 बन रहा है, तो ये बीच से यानी F3 की दिशा में हो जाएगा। तो एफ डैश का मान यहाँ से √2 इंटू में एफ, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए स्क्वायर। अब देखिए क्यू पर नेट बल, यानी क्यू पर जो एफ नेट है वो क्या आ रहा है, ये दोनों का जोड़, यानी एफ डैश प्लस F3। अब ये दोनों एक ही दिशा में, तो इनको सिंपल अपन जोड़ लेंगे, और प्रश्न अनुसार इसका मान कितना है, 0 है। भाई परिणामी विद्युत बल 0, तो इसका नेट क्या करना है, 0 के बराबर कर देना। अब दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर लो, तो एफ डैश कितना आएगा, √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे F3 कितना आएगा, ये रहा, के क्यू स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर बराबर 0 कर दो, सोल्व कर लो। तो यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, वो कट जाएगा कट पिट के। देखिए q कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, तो देखो k कॉमन, q कॉमन, और नीचे से a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2 और इंटू में बचेगा q, प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल Q बटे में 2 बराबर 0, ये जाएगा 0 के अंदर। भाई ये 0 बटा कुछ भी, भाई 0 भाग में जाएगा ना, 0 बटा कुछ भी 0, तो √2 स्मॉल क्यू बराबर यानी प्लस q बटा 2 बराबर आप 0 कर सकते हो। तो यहाँ से रूट या क्या बोल सकते हो, q/2 बराबर माइनस का √2q बोल सकते हो। अपने q बटा q चाहिए तो स्मॉल q को ले आओ नीचे, तो q/स्मॉल q बराबर माइनस का 2√2, इस दो को इधर गुणा कर दीजिए तो आएगा माइनस का 2√2। तो अब नीचे यहाँ पे आप सब तो 1 लगा सकते हो। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो आसान सवाल था बिल्कुल। अब देखिए ऐसा सीधा उठ के मतलब ना फॉर्मूले, जो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए ना, हालांकि मैंने आप सारी बातें कोशिश की बताने की, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इसके पिछले लेक्चर आपने जो सदी में इसका जस्ट पिछला लेक्चर, उसमें सारी बातें डिटेल से बता रही है कि इसको जोड़ते कैसे हैं, कौन 90 डिग्री तो हो तो क्या होता है, 60 डिग्री हो तो क्या होता है, 120 हो तो क्या होता है, बराबर हो तो क्या होता है, 0 हो तो क्या होता है, 180 हो तो क्या होता है, सारी बातें मैंने डिटेल से बता रखी है। तो ये आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन अगला सवाल और लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 8/2004 का सवाल, पुराना सवाल लेकिन अच्छा सवाल है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सवाल क्या देखिए, सवाल ये 3 आवेश -q1 प्लस q2 तथा -q3 चित्रानुसार रखिए। आपको ये डायग्राम गिवन है, बोला है -q1 पर बल का x घटक अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, जो बल का x इस घटक है वो किसके इनमें से समानुपाती आपको बताना है। ऑप्शन गिवन आपको ये q2/b² माइनस q3/a² साइन थीटा, ऑप्शन बी q2 के पैरामीटर है q2 दूसरा आवेश बटे में b² माइनस q3 बटे में a² कोस थीटा, जहाँ पे ये दूरी a है
ये दूरी b है, ये आवेश माइनस Q1, ये आवेश प्लस Q2, ये आवेश माइनस Q3, ये XX और ये YX है। ऑप्शन सी आपका Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा एंड ऑप्शन डी इज Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। तो आपको इस मतलब क्या माइनस Q1 पर बल का x घटक किसके समानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको ये बताना। तो सोल्व कर इसको देखिए। तो डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, एक बार आप पॉज करके डायग्राम बना के सोल्व करो और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए, या नहीं होता है तो और हो गया तो आगे बढ़िएगा। तो सोल्व करके देखिए इसको। चलिए आपने कर लिया, करे तो देखिए इधर। तो आपको ये डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम दोबारा बताओ। देखो ये आपको डायग्राम गिवन है, ये वाला। यहाँ पे माइनस Q1 है, ये XX है, ये XX है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे प्लस Q2 है, और यहाँ पे आपका माइनस Q1 है, और ये आपका YX है, और यहाँ से थीटा कोण पे दे रखा आपको, ये थीटा कोण, ये कोण आपको कितना गिवन है, थीटा गिवन है, और यहाँ पे एक आवेश कितना है, माइनस Q3 आवेश है, और ये दूरी आपको गिवन कितनी है, ये दूरी आपको गिवन है A है। अब देखिए आपको इस Q1 पे निकालना है बल। तो देखिए Q1 आवेश पर ये Q3 बल लगा रहा होगा, और Q2 आवेश Q1 आवेश पर Q2 बल लगा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस है, तो Q3 और Q1 के मध्य बल होगा प्रतिकर्षण का। क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। और Q1 और Q2 ये प्लस और ये माइनस है, तो इनके बीच होगा बल आकर्षण का। देखिए मान लेते हैं Q2 Q1 पर जो बल लगा रहा है वो F2 है। क्या है, F2, यानी इसके द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। और Q3 Q1 पे जो बल लगा रहा है उसको मैं क्या मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए F3 मान लेता हूँ, लेकिन F3 नीचे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समान प्रकृति के नेगेटिव नेगेटिव और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये कोण थीटा है, तो देखिए ये अगर मैं लाइन खींचूं तो ये कोण थीटा है, तो आपका ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों बन जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई डाउट यहाँ पे, अब क्लियर। तो देखिए F2 का जो मान होगा, F2 क्या यहाँ पे Q2 द्वारा Q1 पर या माइनस Q1 पर लगाया गया बल। F2 का मान होगा, F2 होगा K Q1 Q2 बटे में दूरी कितनी लेनी, इन दोनों के वैसे कितनी है, B स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा B स्क्वायर। ये तो हो गया F2। इसी प्रकार F3 जो होगा, F3 का जो मान होगा क्या, F3 का मतलब है Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ये आप लाइन लिख देना, Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो F3 यहाँ से क्या आएगा, F3 आएगा K Q3 बटे में A स्क्वायर, लेकिन अपने को चाहिए XX में। देखिए F2 तो XX में, लेकिन F3 X में नहीं, तो अपने को F3 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए ये कोण थीटा है, तो F3 का इधर घटक क्या आएगा, F3 कोस थीटा, थीटा के साथ क्या आता है कोस, और थीटा के लंबवत इधर क्या आएगा, इधर आएगा F3 साइन थीटा, तो देखिए तो X के अनुदिश जो बल है वो है X के अनुदिश जो नेट बल है वो है एक तरह से F होगा आपका F2 प्लस F3 साइन थीटा। अपने को सारा नहीं चाहिए, अपने को वो चाहिए जो X में, जो X के अंदर। देखिए आ रहा है F3 यहाँ से, ये F2, तो F2 के जगह तो क्या आएगा, ये आएगा K Q1 Q2 बटे में B स्क्वायर, और F3 की जगह यहाँ से आएगा, F3 आएगा K Q3 बटे में A स्क्वायर इंटू में क्या आएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ पे F समानुपाती, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच करना है, तो यहाँ से K Q1 तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है Q2 बटे में B स्क्वायर प्लस Q3 बटे में A स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। तो अपने को ऑप्शन देखिए अपना कौन सा मैच हो रहा है देख लीजिए। यानी आपको F, तो देखो K कांस्टेंट, ये Q1 आवेश तो नियति है, तो आप इसको बोल सकते हो F समानुपाती Q2 यहाँ पे Q2 है ना, Q2 बटे में B स्क्वायर प्लस Q3 बटे में A स्क्वायर, Q3 बटे में A स्क्वायर है ना, ऊपर यहाँ पे Q3 बटे में A स्क्वायर, और इंटू में इसके क्या है साइन थीटा। तो ये ऑप्शन जिसमें आपका आ रहा है मैच कर लीजिए, किस में आ रहा है Q2, यहाँ माइनस तो गया, प्लस, तो यहाँ देख Q2 अपन B स्क्वायर,
Q3/A²। तो आपका यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो समझ में आ गया? पूरा नहीं देखना है, क्यों देखना है? जो x में जा रहा है वही आपको चेक करना है। रिजोल्व करना आपको आता होगा। थीटा के साथ कोस, थीटा के लंबवत साइन थीटा होता है। तो ये और देखिए, आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट सवाल और लेते हैं, ठीक है? चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स 2003 का। एम्स जानते हो ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है? ये पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, आजकल तो सारा नीट से ही होता है। तो सवाल क्या देखिए, 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, 3 आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। एक आपको ये डायग्राम गिवन है, ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है और 3 आवेश के शीर्षों पर रखे हैं, ठीक है? तो शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा, शीर्ष यहाँ पे ए बी सी, अच्छा ये ए है, शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में होगा। ऑप्शन गिवन आपको, ऑप्शन ए इज Q² 4πε0a², ऑप्शन बी -Q² बटे में 4πε0a² एंड ऑप्शन सी 0 शून्य एंड ऑप्शन डी Q² बटे में 2πε0a²। तो पॉज करके सॉल्व करो और फिर उसके बाद में आगे सॉल्यूशन देखना। चलो स्टार्ट करें। तो देखिए सवाल समझ आएगा ना, आपकी समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज आपको गिवन है और इसके शीर्षों पर 3 आवेश रखा है कि देखो ये रहा, ये +Q है, ये -Q और ये +Q, वो डायग्राम भी साथ में गिवन है। भुजा इसकी ए, तो इस शीर्ष ए पर रखे आवेश पर BC के लंबवत कितना बल लग रहा है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करो, ये मैं डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ एक बार। ये आपके पास समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं अपन, यहाँ पे -Q आवेश है, यहाँ पे +Q आवेश है, ये शीर्ष B है, वर्टेक्स C है ये वाला, ये वर्टेक्स A है और यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, यहाँ +Q आवेश रखा हुआ। तो देखिए ये इसकी भुजा A है, भुजा ये, तो देखिए इसके ऊपर ये आवेश बल लगा रहा होगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? आकर्षण हो रहा होगा। और ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, C वाला भी A पर रखे आवेश पर फोर्स लगा रहा होगा। ये दोनों क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? प्रतिकर्षण हो रहा होगा। तो मान लेते हैं इनके जो प्रतिकर्षण ये हो गया, इसको मैं F1 मान लेता हूँ, F1, और इसको मैं F2 मान लेता हूँ। अगर बात करूँ तो देखो F1 का रियल में जो मान होगा वो होगा Q² बटे में A²। भाई प्लस माइनस केवल इतना बताता है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश है तो आकर्षण होगा। तो देखो F2 को एरो इधर, क्योंकि इसको खींच रहा होगा, इसको इधर भगा रहा होगा, ये इसको भगा रहा होगा। अब देखिए, और F2 दिशा की बात करो, देखो F1 की दिशा है CA की ओर, C से A की ओर है। और F2 की बात करूं तो F2 का परिणाम तो आने वाला वही Q1 Q2 दोनों Q1 Q2 दोनों QQ है, तो Q² बटे में दूरी यहाँ पे A²। दिशा की बात करो तो AB की ओर है, A से B की ओर है। ध्यान से देखिएगा तो F1 और F2 परिणाम में बराबर है, यानी KQ² बटे में A²। थोड़ी देर के इसको अपन क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अपन F मान लेते हैं। अब देखिए आपको तो BC के लंबवत चाहिए, ये तिरछा मिर्चा नहीं चाहिए, आपको सीधा इसके परपेंडिकुलर, इसके जस्ट 90 पे कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए आप क्या करो, इस BC के समांतर लाइन खींच लो, BC के समांतर लाइन खींच लो। ये समबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 डिग्री होगा, तो ये कोण भी कितना आएगा? 60 डिग्री होगा। अब देखिए घटक करो, रिजोल्व करना आता है। F1 का थीटा के साथ घटक आएगा F1 कोस थीटा, यानी कोस थीटा में कोस 60 डिग्री, और इसके लंबवत घटक क्या आएगा? यह आएगा आपका F1 साइन 60 डिग्री। इसी प्रकार F2 को भी घटकों में विभाजित करेंगे तो इधर देखो ये कोण 60 डिग्री है, ये भी कितना आएगा? ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। रीजन क्योंकि ये दोनों बन जाएंगे, ये 60 डिग्री है तो ये दोनों बन जाएंगे आपस में अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बन जाएंगे। तो F2 का इधर घटक क्या आएगा? ये आएगा F2 कोस 60 डिग्री, और F2 का इसके लंबवत घटक क्या आएगा? ये आएगा नीचे की ओर F2 साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, आपको तो BC के लंबवत चाहिए, तो इसके BC के लंबवत 2 ही बल लग रहे हैं। मैं इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, ये आगे बढ़ा लीजिए, ये इसके 90 हो जाएगा। तो ऊपर लग रहा है कितना? ऊपर लग रहा है F1 साइन 60 और नीचे क्या लग रहा है? F2 साइन 60। लेकिन ध्यान से देखें तो F1 F2 दोनों बराबर है, यानी आप इसको F यानी ऐसा बोल सकते हो F साइन 60 ऊपर, F
साइन 60 ऊपर और F साइन 60 नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट कितना हो गया 0। तो नेट फोर्स विल बी 0। BC के जो अपने को ये नहीं चाहिए, अगर ये पूछता BC के प्रति समांतर यानी ये बोला CB के समांतर, तो ये आपका ये दोनों जुड़ जाता, ये दोनों नहीं। अपने को पूछा इसने BC के लंबवत कितना होगा, BC के लंबवत, तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो BC के लंबवत कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये थे आपके सवाल, और अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, और आगे भी अच्छे सवाल अपन करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन में प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।